हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आप सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में आगे बढ़ते हैं। 3-4 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, किस तरीके से एक दूसरे का संबंध होता है, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके समझ सकते हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है और उसका विलयन क्या होता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा बात है, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा अपना खोपड़ी खर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, सिंपल सा आप अगर समझो तो जब कभी भी, है ना, जब कभी भी किसी पदार्थ को जल में घोला जाए और यदि वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं, है ना। जब किसी पदार्थ को हम लोग क्या लिखे, है ना, ए नाम का कोई सब्सटेंस था, हमने इसको क्या कर दिया, जल में डिसॉल्व कर दिया। जल में डिसॉल्व कर दिया और यह अपने आयनों में, है ना, अपने आयनों में पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, चार्ज में क्या हो गया, टूट गया। ए के अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों में टूट गई। तो इसी को दोस्तों अपन क्या कहने वाले हैं, वैद्युत अपघट्य कहने वाले हैं। और जो ऐसा चीज़ नहीं प्रस्तुत करता है, मतलब हमने क्या किया, उसको पकड़ा, जल में डाल दिया, लेकिन वो जैसे गया वैसे ही पड़ा रह गया, कोई भी आयनों में विभक्त नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अनअपघट्य मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात क्लियर हो पा रही है दोस्तों। वैद्युत अपघट्य की भी कैटेगरी, 2 कैटेगरी की होती है। एक को बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरे को बोलते हैं, हाँ सही पकड़े हैं, पहले अगर प्रबल है तो दूसरा क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कहने का आशय क्या है कि जब कभी भी किसी ऐसे पदार्थ को जल में डाला जाए जो जल में डालने के बाद पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त हो जाए, उसे हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो आनाकानी करे टूटने टाटने में, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जरा इसको सिंपल सा समझते हैं कि हमने इसमें क्या किया दोस्तों, NaCl डाल दिया, NaCl, KCl, K2SO4, CuSO4, ZnSO4, है ना, NaCl, KCl, K2SO4, ZnSO4, है ना, ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। अर्थात जब हम इसको जल में डालेंगे तो जैसे हमने मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल NaCl का लिया और इसको हमने क्या कर दिया, जल में डाल दिया, तो यहाँ पे 100 Na+ और 100 Cl- बन जाएंगे। अर्थात जितना मॉलिक्यूल गया उतना सब लोगों ने क्या किया, टूट के अपने आयनों में विभक्त हो गए, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य। और नहीं टूटे या कम नहीं टूटे तो वो तो हो जाएगा वैद्युत अनअपघट्य। लेकिन 50 मतलब ये 100% डिसोसिएट हुआ, टूटा, लेकिन अगर ये 50% हुआ, 40%, 60%, तो इसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे NH4OH, CH3, COOH, ये सब क्या है दोस्तों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कैटेगरी में आते हैं। तो रैपअप करते हैं। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो जल में विभक्त होकर अपने आयनों में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जो जल में विभक्त होकर अपने आयनों में नहीं टूटता उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्य 2 तरह से होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य वह पदार्थ हैं जो जल में जाने के बाद 100% डिसोसिएशन, मतलब 100% अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और जो 100% नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये इनके क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल हो गए। अब जब हम कभी भी ऐसे आयनों का, ऐसे ही मतलब
मैंने आपको बताया था विद्युत धारा दो कारणों से प्रभावित होती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या फ्री आयंस की वजह से। तो यहाँ पर जो वैद्युत अपघटनी विलयन बन रहा है, मतलब ऐसा जो क्या रहेगा, ऐसा हमारे पास पदार्थ रहेगा। कैसा पदार्थ रहेगा? इस तरह का पदार्थ रहेगा और उसका हम लोग क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे हम कहेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह। वहाँ पर विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो किसके कारण से होगी? वह हमारी आयनों के मोबिलिटी के कारण से होगी। क्या ये बातें हमको समझ में आ रही है? कि मतलब जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड की स्थितियाँ होंगी वो क्या होंगी? हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लगाया है ना, ये और ये, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्य का विलयन। यहाँ पे पूरा का पूरा वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे NaCl का विलयन बना हुआ है, तो NaCl क्या है? पॉजिटिव, और Cl क्या है? नेगेटिव। तो इधर से ये इधर गति करेगा, है ना, फ्री आयंस इसके क्या करेंगे? मूव करेंगे, और हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? प्राप्त होगा। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो क्या आती है? चालकता। फिर इसके बाद हम लोग मोलर चालकता और फिर तुल्यांकीय चालकता की बात करने वाले हैं। तो देखिए चालकता क्या है, इससे पहले हम लोगों ने जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि G होता है कप्पा, क्या होता है? कप्पा A/L। G कप्पा A/L। तो परिभाषा कैसे बनानी है देखिएगा, परिभाषा कैसे बनाई गई है। यही क्या है? हमारी चालकता है, और ये क्या है दोस्तों? चालकत्व है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड को पकड़ें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है? इनके बीच की दूरी L है। तो परिभाषा किस तरीके से देखिए है कि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में, कि इसका जो आयतन है, ये जो आयतन हमको ज़्यादा दिख रहा है, ये क्या है? एकांक आयतन। मतलब आयतन भी क्या है? यूनिट है, 1 ml है, समझ रहे हो, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। एकांक आयतन, किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब ये एकांक आयतन है, विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये एकांक आयतन है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं उनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब ये है, वो भी कितना है? क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी, इन इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी क्या हो दोस्तों? 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होगा। मतलब विलयन का चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होगा। ये चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताई थी। यहाँ पर और ज़्यादा क्लियरिटी करने के लिए इस पर बात किया जा रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का चालकत्व इसकी चालकता के तुल्य होता है। मतलब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर 1 रख दें, मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और बचेगा G=K। क्या बचेगा? G=K। तो G क्या है? चालकत्व, और K क्या है? चालकता। तो जब हम इसको यूनिटी मान लेंगे तो कप्पा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? G की। मतलब चालकत्व बराबर हो जाएगा किसके? चालकता के। इसीलिए कहा गया विलयन का चालकत्व इसकी चालकता के तुल्य होगा। तो चालकता क्या है? चालकता को डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे? किसी एकांक आयतन के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी हो तथा उनके अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विलयन का चालकत्व, कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस जो होगा वो उसके कंडक्टिविटी के क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आयतन क्या हो? एकांक हो। आयतन क्या हो? एकांक हो, और इसके बाद इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? जब इसको 1 और 1 रखेंगे तो G=हमको K मिलेगा। ये हो गई किसकी बात दोस्तों? चालकता की बात।
अब इसी में हम लोग यहाँ पर ही आगे अगर हम लोग बात करें मोलर चालकता, बात को जरा समझने का कोशिश करिएगा। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। है छोटकौआ है लैम्डा, है ना। कभी आपने देखा होगा कि लैम्डा इस तरीके से बना होता है। कहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बना देता हूँ। इस तरीके से आपने लैम्डा देखा है, इसको छोटकौआ लैम्डा कहते हैं, है ना। और इस तरीके से अगर बना हो तो इसे हम क्या कहेंगे, बड़कवा। ये बड़ा वाला लैम्डा है, ये है तो क्या लैम्डा ही, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना। है तो क्या, ये है तो ये लैम्डा ही, और ये क्या कौन सा लैम्डा है, ये बड़ा लैम्डा है। ठीक है दोस्तों, बड़ा लैम्डा है ये। तो मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। सारी चीज़ें क्या रहती हैं दोस्तों, समान रहती हैं। सारी चीज़ें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। अब जैसे हमको किसी ने विलयन का कंडक्टिविटी पूछा, है ना, विलयन की चालकता पूछा। विलयन की चालकता हम लोगों ने पूछा तो किसी ने बताया कि इस विलयन की चालकता 50 है, और किसी ने बता दिया इस विलयन की चालकता 100 है। किसी ने बताया कि इस विलयन की चालकता 50 और किसी ने बताया 100 है। तो बोले, आप बोलेंगे कोई क्यों बताएगा, कोई क्यों बताएगा भाई ऐसा, कोई 50 बताएगा, कोई 100 बताएगा। तो बता सकता है। कैसे बता सकता है दोस्तों, जैसे ही हमने कहा एकांक आयतन, मतलब 1 ml आयतन, लेट से हमने क्या लिया है, 1 ml आयतन लिया हुआ है। तो एक बंदे ने जो 1 ml आयतन लिया है उसमें हो सकता है ज़्यादा NaCl की मात्रा घुली हुई हो, तो वहाँ पर उसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। और किसी बंदे ने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया हुआ है, किसी बंदे ने क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन लिया हुआ है, और उसमें जो NaCl की मात्रा है वो बहुत ही कम घुली हुई है। और जितनी ज़्यादा NaCl की मात्रा उतनी ज़्यादा मोबिलिटी, उतनी ज़्यादा भागेंगे, दौड़ेंगे इधर उधर वो, और इधर उधर जितने ज़्यादा दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने इस विलयन का या इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस आपसे पूछा तो आपने बताया 50, आपके दोस्त ने 100 बताया, दोनों ने सही बताया। किस स्थिति में, जब इसमें 1 ml विलयन में NaCl की ज़्यादा मात्रा घुली होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, और 1 ml विलयन में NaCl की कम मात्रा घुली होगी तो कंडक्टिविटी क्या आएगी, कम आएगी। इसीलिए यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या आई, मोलर चालकता आई। मोलर चालकता में सब कुछ चीज़ें क्या रहेंगी, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या रहेंगी, समान रहेंगी। सब कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या रहेंगी, समान रहेंगी। फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा कि जो हम लोगों ने 1 ml विलयन ले रहे हैं, अब हम क्या लेंगे, 1 मोल। हम क्या लेंगे, 1 मोल विलयन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 1 मोल विलयन लेंगे। तो कहेंगे 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन में, 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 हो तथा उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो यहाँ पर 1 मोल क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को ऐड करना है। 1 मोल क्या कर देना है, जोड़ देना है कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन में जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 और उनका इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या कर ली हैं, फिक्स कर ली हैं मोलर चालकता में। यहाँ पर हमको क्या करना था, यहाँ पर हम मतलब 1 ml हम क्या कर रहे हैं, विलयन ले रहे हैं चालकता में, उसमें कितने भी मोल आ जाए, उसमें कितने भी मोल आ जाए, भगवान की दया से किसी को कुछ भी नहीं पता। 1 ml हमने विलयन लिया और उसमें कुछ भी कितने भी मोल आ जाए पता नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको 1 मोल उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोल लेना है। अब उस 1 मोल में 15 ml आ जाए, 20 ml आ जाए, 1 लीटर आ जाए, वी डजेंट नो, हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है कि हमने 1 मोल लेना है। अब उस 1 मोल लेने में हो सकता है 15 ml आ जाए, 20 ml आ जाए, 25 ml आ जाए।
तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, 1 मोल पे, और यहाँ पर मेन फोकस है कि 1 ml लेना है और उस 1 ml में चाहे जितना मोल आ जाए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये चालकता। लेकिन यहाँ पर मामला तो गड़बड़ा जा रहा था, क्योंकि अलग अलग लोग चालकता बता रहे थे कि 1 ml में कम अगर किसी को मोल मिला तो कम, ज़्यादा मिला तो ज़्यादा। इसलिए मोलर चालकता में हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ़ आयन्स को फिक्स करने का कोशिश किया कि हमको क्या करेंगे, हम 1 मोल लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 मोल लेंगे और उसमें 1 मोल में चाहे जितना आयतन हो। क्या हमको बात समझ में आ रही है, 1 मोल में चाहे जितना आयतन हो। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनी थी, यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनी थी, G इक्वल टू के। चालकता में चालकत्व जो था वो चालकता के तुल्य था। चालकत्व क्या था, चालकता के तुल्य था, क्योंकि आयतन क्या था, एकांक था। यहाँ पर आयतन तो एकांक नहीं है, कुछ आयतन हमको लेना पड़ रहा है 1 मोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, G इक्वल टू कप्पा बाई V। G इक्वल टू कप्पा बाई V। V क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आयतन, यहाँ पर क्या था, एकांक था। चालकता वाले में आयतन एकांक था, लेकिन मोलर चालकता में आयतन एकांक नहीं है। हमको 1 मोल लेने के लिए कुछ ना कुछ आयतन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, वो 10 ml होगा, 20 ml होगा, 50 होगा, 1 लीटर होगा। तो जो आयतन होगा, जैसे आप समझो कि इस 1 मार्कर की कीमत क्या है, 1 मार्कर की कीमत 5 रुपये है, तो 50 मार्कर की कीमत क्या होगा, 5 × 50। तो जब हम क्या करेंगे, 1 ml है ना, 1 ml जो है, 1 ml विलेन की चालकता G इक्वल टू कप्पा थी। तो अब V ml जिसमें हमने 1 मोल लिया हुआ है, V ml विलेन की चालकता कितनी होगी, तो G इक्वल टू कप्पा इंटू V को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट V नहीं दिया होगा, क्योंकि मोलर चालकता को हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसको, अब G को हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। G को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि G तो क्या है, चालकता है। तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू V। लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू V। अब V जो है हमारे, अगर हमको मोलरता दी होगी, V नहीं दिया होगा, तो हम मोलरता वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। मोलरता इक्वल टू होता है मोल बटे आयतन। ये तो हमने पढ़ा है। मोल को हमने मान लिया 1, मोल को हमने मान लिया क्या, 1। तो m इक्वल टू 1 बटे आयतन, सेंटीमीटर में चल रहा है मामला, है ना, सेंटीमीटर में चल रहा है, और आयतन यहाँ पे लीटर में दिया होता है ना, यहाँ लीटर में दिया होता है, आयतन यहाँ पे लीटर में दिया होता है, तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इन सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको गुणा कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से V जब निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा, V इक्वल टू m नीचे चला जाएगा, तो 1000 गुणे m, 1000 कैपिटल M होगा, क्योंकि मोलरता को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, मोलरता इक्वल टू मोल बटे आयतन लीटर में, m इक्वल टू 1/V। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर क्यूब आयतन के मात्रक हैं। जब इसको सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, मतलब ml में करेंगे, आप ये सोचो, आप ml में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको निकालना है V, क्योंकि फार्मूले में तो V है, m तो है नहीं, V निकालना है। तो V इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। अब इसी चीज़ को उठा के हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, इसी चीज़ को उठा के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा, सॉरी पाई बना दे रहा हूँ ये, लैम्डा इक्वल टू कप्पा, और ये हो जाएगा 1000/m। तो ये दोस्तों हम लोगों को क्या मिल गई, मोलर चालकता कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा इंटू 1000/m। ये क्या है, हमारी कंडक्टिविटी है, चालकता है, और ये क्या हो जाएगा, जो है 1000/m। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, मोलर चालकता की जगह तुल्यांकी चालकता लेंगे, तुल्यांकी चालकता लेंगे, तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, केवल यहाँ पर m की जगह क्या हो जाएगा, n, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। तो और यहाँ पर इसको हम लोग लैम्डा ई से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट
तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। एन क्या है दोस्तों? नॉर्मेलिटी है। एन क्या है? नॉर्मेलिटी है। तो तुल्यांकी चालकता को भी हम क्या करेंगे? मोलर चालकता की तरह ही परिभाषित करेंगे और कहेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक विलयन में उपस्थित जो हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूरी जो है इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, उस विलयन की चालकता को हम क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो मतलब फार्मूला जो है ये है दोनों के लिए। इसके लिए फार्मूला ये था चालकता के लिए। चालकता के ही रिस्पेक्ट में हम लोग मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलर चालकता में केवल और केवल क्या आ जाएगा? 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन के लिए जो कंडीशंस होंगी और जितनी चालकता होगी वो मोलर चालकता, और यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से नॉर्मलता बराबर मोल अपान मतलब यहाँ पर ग्राम तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक बटे आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली मिलेगा वो V = 1000 अपान n। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे। अब हम लोग चालकता को प्रभावित करने वाले बात मतलब चालकता को या मोलर चालकता को या तुल्यांकी चालकता को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं दोस्तों जो क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब विद्युत अपघट्य का जो व्यवहार है, जो नेचर है। मतलब यहाँ सिंपल सी बात करो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता या चालकता ज़्यादा होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे दोस्तों? कम होंगे। सिंपल सी बात है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस या हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। ठीक। दूसरा रीजन की बात करें तो यहाँ पर पहला रीजन क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नेचर की सिंपल सी बात कर लें तो टेम्परेचर, ताप की क्या सीन है? ताप का क्या प्रॉब्लम है? ताप जो है जब हम लोग बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। नंबर ऑफ डिसोसिएशन मतलब ज़्यादा आयन्स टूटेंगे, और ज़्यादा आयन्स टूटेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों को चालकता ज़्यादा देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिस चीज़ में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जिस चीज़ में हम लोगों ने अपने विद्युत अपघट्य को घोला हुआ है, विद्युत अपघट्य को हमने घोला हुआ है, अगर वो ऐसा है जिसमें वह विद्युत अपघट्य पूरी तरीके से घुल जा रहा है तो ऑब्वियसली आयंस ज़्यादा होंगे, और आयंस ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली चालकता ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, है ना। सबका अलग अलग सॉल्वेंट होता है। जैसे हमने चीनी को पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन चीनी को बेंजीन, टॉल्यूइन या अल्कोहल में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि पोलर नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक्स वाला। तो इसके लिए हमको फ़र्क पड़ता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर सही होगा, मतलब जिस सॉल्वेंट उसको घुलना है अगर उसमें घुलेंगे तो अच्छी बात होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, जिसको हम लोग 5 स्टार दे सकते हैं, वो है दोस्तों हमारा कंसंट्रेशन, है ना। बहुत ही क्या होता है कंसंट्रेशन में लोचा होता है कि किस तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर चालकता या चालकता बढ़ती है, किस तरीके से घटती है, क्या होता है, क्यों होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।